तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। मतलब इससे पहले हम लोग परावर्तन में हम लोग देखे थे कि प्रकाश के परावर्तन के भी नियम पढ़े थे, 2 नियम पढ़े थे, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग अपवर्तन के 2 नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फोकस के साथ एकदम ध्यान यहाँ पे एकदम केंद्रित करके, इस क्लास में केंद्रित करके एकदम आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग 2 नियम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन में देखो हमने क्या किया कि ये यहाँ वाटर ले लिया, ठीक है, सघन माध्यम, ठीक है। ये हमारा सघन माध्यम और ये हमारा सतह हो गया, सरफेस, जो 2 माध्यमों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है ना। यही देखा थे, पहले अपवर्तन करा लेते हैं फिर ना नियम देखेंगे उसके। तो अपवर्तन करा लेते हैं। यहाँ से कोई लाइट आई है ना, यहाँ से कोई लाइट आई और यहाँ पे आके टकराई। हमने यहाँ से क्या किया, एक अभिलंब खींचा, ठीक है। हमने यहाँ से एक अभिलंब खींचा। तो अब बताओ, लाइट आई तो क्या होती है, झुक जाती है। जानी ऐसी चाहिए थी लेकिन क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी अभिलंब की तरफ। ये हमारा आई हो गया और ये हो गया आर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन, है ना। बाकी किसको क्या बोलते हैं ये सब आपको इसके पहले क्लास में पता होगा, ठीक है, अगर आपने ली है तो ये हमने अपवर्तन करा लिया। अब देखते हैं 2 नियम हमारा क्या कहता है कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, है ना। और ये जो किरण है इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित, ठीक है, अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण। अब हमको समझना ये है, ये अभिलंब हो जाएगा कि पहला नियम क्या होता है, पहला नियम क्या कहता है। देखो रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर आप समझ के पढ़ोगे आराम से तो कोई भी चीज फिजिक्स में रटना नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे हमने देखा कि आपतित किरण इस बिंदु पे आई, टकराई, ठीक है। अभिलंब भी इसी बिंदु से होके गया है ना, ठीक है। और अपवर्तित किरण जो है यहीं से गई है, इसी बिंदु से गई है अपवर्तित किरण। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण और कौन सा, अभिलंब, तीनों किरणें, अभिलंब एंड अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये तीनों किस बिंदु पे टकरा रही है, मतलब किस बिंदु पे मिल रही है, किस बिंदु पे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों आपतन बिंदु पर होती है, आपतन बिंदु पर होती है, बिंदु पर होती है। आपको समझ में आ गया, पहला नियम बिंदु पर होती है। ये आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पे ही तीनों बिंदु है, तीनों किरणें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों है, ठीक है। तो पहला नियम ये हो गया, हमने देख के बता दिया। सेकंड नियम क्या है कि देखो ये जो आपतन कोण है ना, आई क्या है, आई क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण है। और आर क्या होता है, कोण आर, अपवर्तन कोण। ये सब मैंने पहले की क्लास में बताया है आपको, ठीक है, फिर मैं रिपीट कर देता हूं। तो देखो सेकंड नियम क्या बोला गया कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण की क्या, ज्या, ज्या मतलब होता है, आपको मैं बता देना चाहता हूं, ज्या मतलब होता है साइन लेना किसी चीज का, है ना, साइन, ठीक है। तो आपतन कोण की जो ज्या है मतलब साइन आई, है ना, इसे बोलेंगे आपतन कोण की ज्या। नीचे क्या हो जाएगा, साइन आर, मतलब अपवर्तन कोण की ज्या और आपतन कोण की ज्या, दोनों का जो अनुपात है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है, नियतांक होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और अब यहां से एक नियम निकल के आता है कि इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। एक में वैसे तो मैं स्नेल का नियम में एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको स्नेल का नियम बताऊंगा कि उन्होंने क्या बताया, कैसे ये आया,
ठीक है। बस यहाँ पे आपको दूसरा नियम मतलब अपवर्तन के नियम में दूसरा नियम बस आपको ये ध्यान रखना है, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू नियतांक होता है, ठीक है। बस ये आगे हम लोग स्नेल के नियम में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। ओके, तो इतना समझ में आ गया, दो नियम प्रकाश के अपवर्तन के, दो नियम समझ में आ गए, ठीक है। अब हम लोग इरेज कर देते हैं फटाक से, आगे डिस्कस करते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक, ठीक है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है भाई? अपवर्तनांक क्या होता है? तो ध्यान से समझिए पहले, अपवर्तनांक या तो म्यू से दिखाते हैं या एन से भी कहीं दिखाते हैं, ठीक है। पहला म्यू से भी दिखा देते हैं और एन से भी दिखा देते हैं। अपवर्तनांक में जो पहला है वो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है हम ये समझते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से बात को समझो इधर, कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है यानी म्यू, ठीक है, म्यू भी म्यू से दिखाते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब किसी एक माध्यम में, मान लो दो माध्यम है, विरल लाइन सघन होता है ना, तो एक माध्यम में, मान लो एक माध्यम में प्रकाश की चाल है c, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, हम साफ साफ बोल सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल, ओके, कोई दिक्कत नहीं, सी है। और एक माध्यम में, मतलब जो दूसरा माध्यम है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल भी है, ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल भी और निर्वात में प्रकाश की चाल सी है, तो सी अपान भी को ही हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, जहां c इक्वल टू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है प्रकाश की चाल निर्वात में, वायु में, ठीक है। क्लियर हो गया? ये पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको समझ में आया। मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? सिंपल सा है, अपवर्तनांक हम दो माध्यमों से निकालते हैं। तो अगर जब भी हम, ध्यान से समझना इस बात को, जब भी हम निर्वात में, एक माध्यम क्या होना चाहिए? निर्वात वायु होना चाहिए, दोनों हो सकता है, निर्वात होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको समझ में आया, ओके। जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बन जाएगा, मान लीजिए आपको, जैसे यहाँ पे मिल जाएगा आपको कि किसी प्रकाश की चाल इतनी हो गई, वाटर के लिए मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान सकते हैं, वाटर के लिए मान लेते हैं हम लोग कि माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक, जल का म्यू मतलब अपवर्तनांक 1.33 होता है, ठीक है, इतना है। तो आपको बताना है कि माध्यम में प्रकाश की चाल आपको बतानी है, ये फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक इतना है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल बताइए। तो ये लगा देना है आपको फॉर्मूला, म्यू कितना है? 1.33, और ये c इक्वल टू क्या रखोगे? ये रखोगे, और v, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 3 × 10⁸ अपान में क्या हो जाएगा? 1.33। अब डिवाइड देके जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी। हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, बट ऐसे। तो ये समझ में आ गया निरपेक्ष अपवर्तनांक, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक देखते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक भी सेम है, दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक भी एकदम सेम है। देखो ध्यान से, हम यहां पे एक माध्यम में प्रकाश की चाल लेते हैं, एक माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है, क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा, ठीक है। एक माध्यम में प्रकाश की चाल v1 हो गया, और जो माध्यम है
जो माध्यम है वो उसका अपवर्तनांक n1 ले लेते हैं। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक भी कुछ तो होगा, जल होगा, वायु होगा, जो भी होगा उसका अपवर्तनांक होगा, तो n1 ले लिए और उसमें प्रकाश की चाल v1 ले लिए। वैसे ही दूसरी माध्यम जो है, दूसरी माध्यम, क्योंकि दो माध्यम चाहिए हमें, जो दूसरी माध्यम है इसका अपवर्तनांक n2 है और इसमें प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी v2। बात समझ में आ रही है कि एक माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो v1 है, सॉरी, एक माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो v1 हो गया और इसका अपवर्तनांक क्या हो गया, n1 हो गया। दूसरी माध्यम का अपवर्तनांक n2 और माध्यम क्या हो गया, माध्यम में जो चाल है प्रकाश की वो v2 ले लिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं। मतलब n1 के सापेक्ष, है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1n2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो कितना होगा v1/v2, बस। तो यही हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखो 1n2 का मतलब होता है कि जिसका भी, ध्यान से समझना, जिसका अपवर्तनांक निकालना होगा उसको बाद में रखना, ठीक, और जिसके सापेक्ष निकालना होगा उसको पहले रखना। मतलब 1n2 का मतलब क्या, माध्यम एक के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। लेकिन यहीं पे ऐसे लिख दिया जाए 2n1, तो ये क्या हो जाएगा, माध्यम 2 के सापेक्ष, मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जब भी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो v1/v2 हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? तो ये हो गया हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। अगली क्लास में हम लोग रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ देखेंगे, मतलब वास्तविक गहराई और आभासी गहराई देखेंगे। फिर स्नेल का नियम भी हम लोग साथ साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।